मेरा नाम अरविंद कुमार, AK क्लासेस HMH हनुमानगढ़ से। अपनी पिछली क्लास में हमने रीट के सिलेबस से फिजिक्स का पोर्शन शुरू किया था, जिसमें हमने प्रकाश यूनिट को हमने शुरू किया और प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक बातें हमने वहाँ स्टडी की थी कि प्रकाश बेसिकली होता क्या है और किस प्रकार की तरंगें होती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है और हम जो नजर से हमारी आंखों से जो हम देख पाते हैं वो प्रकाश किस श्रेणी में आता है। आगे की क्लास में हमें इन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए चलना है। हमारे सिलेबस में हमने इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं: प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन और समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये डिस्कशन करेंगे कि छाया जो है वो बनती कैसे है और प्रकाश का परावर्तन क्या है। आज की क्लास में हम सिर्फ ये दो टॉपिक्स फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ, छाया का बनना। बेसिकली छाया है क्या, परछाई जो है वो क्या चीज है। तो एक चीज हमने पिछले क्लास में ये भी बात की थी कि जहां अंधकार है उस अंधकार को मिटाने के लिए आपने कुछ रोशनी की, उस रोशनी को हमने प्रकाश कह दिया। इसका मतलब जहां परछाई में जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाया उस स्पेस को, उतनी जगह को हमने छाया बता दिया है। तो ये छाया जो है वो किस प्रकार से बनती है, कितने जो है प्रकार की होती है, और इसी छाया की वजह से आपको अपनी डेली लाइफ में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये सब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ उसका बेसिक सा कंसेप्ट समझते हैं पहले कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जैसे अगर एक ट्यूब दी जाए, एक पाइप दी जाए आपको हाथ में और दूर एक मोमबत्ती लगा दी जाए, पाइप अगर सीधी है तब तो उस जो है ट्यूब के थ्रू आप मोमबत्ती को देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी पाइप को थोड़ा सा बेंड कर देंगे, मोड़ देंगे, तो आपको सामने लगी ट्यूब जो है वो पाइप के थ्रू नहीं दिखेगी। पाइप से होते हुए आपको वो ट्यूब नहीं दिखाई, जो है मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जी जो मोमबत्ती से जो प्रकाश आ रहा है उसको सदैव सीधा सीधा चलना आता है, और जहां आपकी ट्यूब में बेंड होना हुआ तो आपकी ट्यूब के बेंड की वजह से प्रकाश को अपने आप बेंड होना नहीं आता। इसका मतलब प्रकाश हमेशा सीधा ही चलेगा और जिन बिंदुओं पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा वो सरफेस ब्लैक रहेगी और हम उस ब्लैकिश पोर्शन को हम जो है छाया कह देंगे। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आपके पास स्रोत था, लाइट का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, और आपने एक अवरोध बीच में लगा दिया और अवरोध से ये उसकी परछाई जो बन रही है जहां प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, इसको हमने छाया कहा। अब ये भी अलग अलग टाइप की होती हैं, इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे किन किन बातों पर निर्भर करेगी, तो छाया का निर्भर करना दो चीजों पर निर्भर करता है कि एक तो स्रोत से दूरी कितनी है, दूसरा प्रकाश किरणों से कोण कितना बन रहा है। तो दूरी और कोण पर निर्भरता के कारण आप अलग अलग स्थितियों पर, अलग अलग जगहों पर, दिन में भी अलग अलग कंडीशंस पर परछाई भी अलग अलग साइज, शेप की बनती हुई आप देखते हैं। सुबह शाम के टाइम में आपको परछाई बड़ी दिखाई देगी और दोपहर के टाइम में जब सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर रहता है तो आपको परछाई बिल्कुल कम या बहुत छोटी दिखाई देगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी परछाइयां हम चाहते हुए भी नहीं बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हवा में या बाहर धूप में एक तिनका उठा लेते हैं, ये तो पेन है फिर भी आकार में बड़ा है, अगर एक तिनका उठा लेते हैं तो आप देखते हैं इस तिनके की कोई परछाई जो है जमीन पर नहीं बनती है। तो उसका बेसिक कारण क्या है, तो उस कारण को हमें यहाँ समझना है। कुछ आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप इजीली लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर प्रकाश स्रोत छोटा हो, पॉइंट साइज हो, तो आप इस टाइप की परछाई स्क्रीन पर बनती हुई देखते हैं। इसको हम अम्ब्रा कहते हैं। ओके, इस परछाई को, अम्ब्रा का हिंदी मतलब भी परछाई या छाया ही होता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ से जो प्रकाश गया इस गोले से, इस अवरोधक से टकरा के यूं फैलता हुआ गया और यहाँ कुछ ना कुछ उसने अवरोध बनाया। जब प्रकाश स्रोत बहुत छोटा हो, एक छोटी सी टॉर्च से अगर स्रोत अवरोध जो है प्रकाश फेंक रहे हैं, तो अवरोध की वजह से यहाँ जो छाया बनेगी उसको हमने अम्ब्रा कहा। लेकिन अगर प्रकाश स्रोत को बड़ा कर दिया, लंबा चौड़ा प्रकाश स्रोत कर दिया, या जिसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है, इतनी प्रकाश की
ऊर्जा वाले को अगर यहाँ भेजेंगे तो हम देखते हैं कि परछाई जो है वो दो टाइप में डिवाइड हो जाती है। एक वो पोर्शन जहां ज्यादा काला पोर्शन है उसको तो हम अम्बरा कहेंगे, और उसी परछाई का बिखरा हुआ पोर्शन जो है जहां इतना अंधेरा नहीं देखने को मिलता उसको पेनम्ब्रा कहेंगे। ओके, तो अम्बरा और पेनम्ब्रा हमें देखने को मिलते हैं। इसको आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं हमारी स्क्रीन में। जैसे मान लो एक पेंसिल को हमने टिकाया और इधर एक स्रोत लगाया लेफ्ट साइड में, यहाँ एक स्रोत लगा रहे हैं और इस तरफ प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो आप देखें यहाँ नीचे इस तरफ पेन के बिल्कुल नजदीक आप देखेंगे यहाँ बहुत ज्यादा डार्क है पोर्शन। ये डार्क वाला पोर्शन जो है इसको हम अम्बरा कहेंगे, और यही परछाई जब आगे फैल गई, दूर फैल गई, या इसके डार्कनेस में कमी आ गई तो इसको हम पेनम्ब्रा कहेंगे। ओके, तो अम्बरा और पेनम्ब्रा में बेसिक सा डिफरेंस है ये। एक एग्जांपल और देख सकते हैं। मान लो एक लाइट सोर्स यहाँ रखा है और उससे आपने इस वस्तु पर जो है प्रकाश आपतित करवाया, तो हम देखते हैं कि इस प्रकाश आपतित करवाने से इसके दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, दो परछाइयां बन रही हैं। एक परछाई थोड़ी सी डार्क है, दूसरी परछाई थोड़ी सी लाइट कलर की है, या पहले की जितनी काली नहीं है। तो इस टाइप से बनने वाली दो परछाइयां, और ये आप प्रैक्टिकली देखते हैं जब हम कोई फोटो खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, तब भी आप देखते हैं कि इसके अंदर भी हमारी दो दो इमेज, दो दो परछाइयां आ जाती हैं। तो वो अम्बरा और पेनम्ब्रा बन रही हैं। अम्बरा वो पोर्शन जहां प्रकाश पूर्णतः अवरोध हो गया है या जहां पहुंच नहीं पा रहा है, और पेनम्ब्रा वो एरिया है जहां कुछ कुछ प्रकाश की तीव्रता देखने को मिल रही है, और वहां हम कहेंगे कि जी ये छाया के दो भाग बने हैं। परछाई डिपेंड करती है कि प्रकाश कितनी दूर से आ रहा है, किस कोण से आ रहा है, उसके हिसाब से आप परछाई को छोटा बड़ा बना सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन हमें सिलेबस में प्रतिबिंब भी पढ़ना है। यहाँ दो वर्ड आते हैं, दोनों सुनने में एक जैसे लगेंगे। एक परछाई है, एक छाया है, और एक प्रतिबिंब है। तो परछाई तो बन रही है जहां प्रकाश पड़ा और जो बाकी रह गया, प्रकाश पड़ने के बाद में जो खाली जगह रह गई जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाया, उसको तो हमने कह दिया परछाई। लेकिन इसके ऊपर प्रकाश पड़ने के बाद में जो प्रकाश टकरा के गया, उसको हमने, टकराने के बाद जो भी इमेज बना रहा है या दर्पण पर जो इमेज बन रही है, उसको हमने परावर्तन के थ्रू पढ़ना है, उसको हम प्रतिबिंब कहेंगे। तो यहाँ बात एक है कि जब इस वस्तु से कोई सामने प्रकाश आपतित करवा रखा आपने, और इस आपतित प्रकाश के कारण मान लो इधर जो है प्रकाश किरणें आनी चाहिए थी, नहीं आई तो परछाई बनी। लेकिन जो है उसमें तिनके के केस में ऐसा क्या होता है, तो जब आप तिनके को हवा में रखते हैं तो हवा में रखते समय तिनके में यहां से आता हुआ प्रकाश भी अंदर घुस जाता है, यहां से आता हुआ प्रकाश भी अंदर घुस जाता है, तो इसके चारों तरफ प्रकाश 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 हो जाता है, जिसकी वजह से जमीन पर परछाई नहीं बन पाती। सेम यही एग्जाम्पल आप देखें कि जब बहुत हाइट पर प्लेन उड़ते हैं, बहुत हाइट पर जब प्लेन उड़ रहे हो, तो उस प्लेन की परछाई भी जमीन पर नहीं बनती, जमीन पर उसकी परछाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वो परछाई कहाँ गई, तो हुआ ये कि इस प्लेन की जो है सरफेस थी, इस सरफेस से जब प्रकाश किरण इधर से गुजरी तो इधर से गुजर के इसके अंदर घुस गई, इधर से गुजरी तब भी इसके अंदर घुस गई, और नीचे भी प्रकाश ही प्रकाश कर दिया। नीचे कोई अंधेरे वाला पोर्शन रहा ही नहीं जिसको हम प्रकाश को रोक सकते। और जैसे जैसे ये प्लेन नीचे आता जाएगा, जमीन के पास आता जाएगा, तो ये प्रकाश को अवरोध करता जाएगा, तो जमीन पर उसकी परछाई बननी शुरू हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि हाइट का भी जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है परछाई बनने में, और कोण का भी असर पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है कि किसी माध्यम से प्रकाश जो है एक परावर्तक पृष्ठ पर टकराए और टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाए, तो इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बट इसके अगर कंसेप्ट को अगर ढंग से समझ लेंगे आप, तो परावर्तन अपनी डेली लाइफ में सब जगह है। बेसिकली आपको अगर अपनी आंखों से कुछ दिखाई भी दे रहा है तो वो इस परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रहा है। अगर परावर्तन नहीं हो तो आपको कोई भी सतह, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ दो प्रकार की होती हैं, एक पूर्ण परावर्तक पृष्ठ, दूसरी आंशिक परावर्तक पृष्ठ। जितनी आप
जो है बाहर वातावरण में जितनी भी पृष्ठें देखते हैं वो सब आंशिक परावर्तक पृष्ठ हैं, और पूर्ण परावर्तक पृष्ठ होती हैं सिर्फ धातुओं से बनी हुई, जो धातुओं से बनती है। डिस्कस करते हैं हम। पहले तो परावर्तन को समझें कि टकरा के उसी माध्यम में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहाँ एक कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं कि आपको कोई चीज दिखाई क्यों दे रही है, या कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो आप उसको देख क्यों पा रहे हैं। आपके घर में चेयर पड़ी है तो आप उसको देख क्यों पा रहे हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि सूर्य का प्रकाश या किसी बल्ब का प्रकाश, वो प्रकाश उस चेयर से टकराया, और टकरा के परावर्तन के पश्चात आपकी आंखों में वो प्रकाश किरणें गई, और प्रकाश किरणें आंखों में जाके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं, और रेटिना से हमारे मस्तिष्क को सिग्नल जाता है कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये कुर्सी का प्रतिबिंब है। तो हम उस प्रतिबिंब को पहचान लेते हैं। तो टकरा के आती हुई किरणों को हम पहचान लेते हैं, हम बता देते हैं कि जी ये कुर्सी है या कोई व्यक्ति है। तो हर बॉडी से भी, हमारे शरीर से भी परावर्तन होता है। जब आप साक्षात किसी को देख रहे हैं, आमने सामने जब देख रहे हैं, तो उसकी बॉडी से भी प्रकाश की किरणें टकरा के आ रही है। तो उसकी ये परावर्तन की किरणें आपकी आंखों में प्रतिबिंब बनाती हैं, और आप उस प्रतिबिंब को पहचान लेते हैं। हर वस्तु से परावर्तन होता है। कहीं वो पृष्ठ पूर्णतः चमकदार अगर हो, तो पूर्णतः चमकदार होगी तो वो दर्पण की तरह आपको आपकी आंखों में प्रतिबिंब बनाएगी। और जो आंशिक परावर्तक पृष्ठ होंगी, जैसे आपकी स्किन है या उसके अलावा दीवार है, ठीक है, कुछ भी है, जैसा भी जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सब आंशिक परावर्तन में है। अब इनमें जो है डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस को हम आगे परावर्तन के नियमों से समझते हैं। तो परावर्तन का नियम अगर हमें देखना है तो आप देखें कि मान लो ये एक सतह थी, एक चमकदार पृष्ठ थी, और इस चमकदार पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, तो इस आपतित किरण को हम PQ से दर्शा रहे हैं, और परावर्तित किरण को हम QR से दर्शा रहे हैं। इस सतह पर अभिलंब था NQ, तो NQ से I जो है PQ ने कोण बनाया I, और QR ने कोण बनाया R। हमें इन दोनों कोणों से मतलब है, इन तीनों रेखाओं से मतलब है। अगर इस टाइप से डायग्राम जैसा बना है, अगर यही सारे नियम के अकॉर्डिंग सब चलता रहे, तो PQ को हम आपतित किरण, QR को हम परावर्तित किरण, और अभिलंब NQ, इसे हम अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, और आपतन कोण I और परावर्तन कोण R रहेगा। तो इस परावर्तन के नियम में पहला नियम ये है कि अगर आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों क्या रहने चाहिए, बराबर। दोनों होने तो एक ही तल में चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाएं। एक ही तल का मतलब क्या होता है, यहाँ बच्चे ना गड़बड़ कर जाते हैं कि जब बच्चों से पूछते हैं कि बेटा ये एक ही तल का क्या मतलब हो, तो वो कह देते हैं ये जी Q बिंदु है, तीनों एक पर ही मिल रहे हैं। अगर ये Q बिंदु को हमें लेना होता तो ये नियम ऐसा होता कि एक ही बिंदु पर मिलने चाहिए, लेकिन ये एक ही बिंदु पर नहीं मिल रहे हैं, एक ही तल पर मिल रहे हैं। तल का मतलब ये है कि जैसे आपने बोर्ड पर बनाया, बोर्ड पर अगर ये डायग्राम बनाएंगे तो बोर्ड एक तल में बना हुआ है, X और Y, एक X और Y दो अक्ष लगा लो और वो एक समतल बन गया, एक तल बन गया पूरा। और ऐसे ही फर्श, जमीन की बात कर रहे हैं तो फर्श भी हमारा एक तल है। तो अगर इस तल पर हमें परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बनाने पड़े तो हम सिर्फ फर्श पर बना सकते हैं। हम सिर्फ बोर्ड पर भी चाहें तो बोर्ड पर ये डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पर है, ये स्क्रीन पर भी हमने डायग्राम एज इट इज बना लिया। हमें इस डायग्राम को ऐसा नहीं है कि ऐसे बाहर की तरफ बताना पड़े, या तो आपकी 3D इमेजिनेशन करनी पड़े, या मैंने आपको ये कहा हो कि अभिलंब बेटा बाहर की तरफ आ रहा है, या जो है परावर्तित किरण बाहर की तरफ आ रही है। ऐसा नहीं है, सारी एक तल में बनी हुई है। एक तल में जो भी चीजें आप देखते हैं वो X और Y दो उसमें अक्ष लगे हुए हैं, और दो अक्षों से मिलने वाले तल को हम समतल कहते हैं। तो समतल में ये पूरा चित्र बन सकता है, बोर्ड पे भी बनाएंगे तो पूरा चित्र बनेगा। कहीं भी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये अभिलंब बाहर आ रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है, सतह के लंबवत है अंदर या बाहर की ओर। तो इस वजह से इसको हम एक ही तल में मानते हैं।
तो ये दो परावर्तन के नियम हैं, और जो परावर्तक पृष्ठ इन दोनों नियमों का पालन करेगी उसको तो हम पूर्ण परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, और जो नियम का पालन नहीं करेगी उसको हम आंशिक परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो परावर्तन भी दो टाइप के होते हैं भैया, सबसे पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में आप देखते हैं कि आपतित किरणें जो आ रही हैं अगर समांतर आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात भी समांतर ही जाएंगी, और अनियमित परावर्तन में आप देखते हैं कि आती हुई समांतर परावर्तन आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात कहीं भी मुड़ सकती हैं, कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकती हैं। तो ये अनियमित परावर्तन है। तो नॉर्मली जो आप देखते हैं डेली लाइफ में वो सब आपको अनियमित परावर्तन दिखता है। ओके, और नियमित परावर्तन आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्ण परावर्तक पृष्ठों से ही मिलेगा। अब जरा इस पूर्ण परावर्तक पृष्ठ को थोड़ा डिटेल में समझ लें कि ये पूर्ण परावर्तक पृष्ठ बनते किससे हैं। तो एक चीज थोड़ा सा दिमाग में लगाएं कि पुराने टाइम में राजा महाराजा लोग जो है दर्पण देखते थे तो कैसे देखते थे। तो वो बेसिकली दर्पण देखते थे चांदी में या सोने में। ज्यादा अमीर महाराजा है तो उसके पास सोने का दर्पण होता था, और थोड़ा सा गरीब है तो उसके पास चांदी का दर्पण होता था। अब वो चांदी के दर्पण देखते देखते कैसे थे उसमें, तो हम क्या करते हैं, एक धातु को जब गर्म करके पिघलाते हैं, पूरी स्टोरी सुने ध्यान से, धातु को जब गर्म करके पिघलाते हैं और उसको एक फ्रेम में डाल के जब सेट करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके अणु कुछ ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं कि उस फ्रेम से बाहर जब निकालेंगे तो नीचे वाली सतह, धातु की जमी हुई जो नीचे वाली सतह है वो चमकदार पृष्ठ होगी, वो पूर्ण परावर्तक पृष्ठ होगी, और उस पूर्ण परावर्तक पृष्ठ में आपको अपना चेहरा दिखेगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी कमी है कि जब आप किसी फ्रेम में, किसी मोल्डिंग में जब पिघली हुई धातु डाल के और उसको जब ठंडा करके बाहर निकालोगे तो वो चमकदार तो बन गई, लेकिन अब जैसे जैसे उसके पास हवा लगेगी, ऑक्सीजन लगेगी, तो उस सतह का ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाएगा। अब अगर इस सतह का ऑक्सीकरण होना शुरू हो गया तो इस पर जैसे जंग लगता है लोहे पर, वैसे वैसे इस पर रफनेस आनी शुरू हो जाएगी, ये चीजें थोड़ी सी रफ हो जाएगी, इमेज जो है बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देगी। ये चीजें रहा करती थी। तो राजा महाराजा लोग क्या करते थे, किसी चांदी को पिघला लिया, ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद में बाहर निकाल लिया, अंदर से वो चमकदार सतह, उस चमकदार सतह पर दर्पण का काम कर लिया। 15 दिन 20 दिन उसको यूज किया, वो खराब होने लगा, वो सतह जो है चमकदार से थोड़ी सी डल होने लगी, कम चलने लगी। तो उन्होंने क्या किया, इसी को वापस पिघला लिया, वापस तैयार कर लिया। और कोई आपके हमारे जैसे जो रीट की तैयारी करने वाले गरीब लोग थे, ठीक है, वो लोग तेल में चेहरा देख लेते थे, पानी में चेहरा देख लेते थे, है ना। तो एक्चुअल में जो दर्पण का बनना है, जो परावर्तक पृष्ठ का बनना है, वो परावर्तक पृष्ठ का बनना उस धात्विक पृष्ठ से संभव हो पाया है। ठीक है, धात्विक पृष्ठ को आप जब देखते हैं तो वो पूर्ण परावर्तक पृष्ठ है। तो याद रखें, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्ण परावर्तक पृष्ठ हो सकती हैं या होती हैं, तो 100% आप उसको सिर्फ धातुओं वाले ऑप्शन पर टिक मार्क करेंगे कि पूर्ण परावर्तक पृष्ठ सिर्फ धातुएं होती हैं, उसके अलावा कोई चीज नहीं होती। अच्छा, अब आगे इन्वेंशन हुई तो राजा महाराजा लोग तो उसको बना लेते थे। ठीक है, अब आप अगर मान लो बीकानेर के किले में जाएंगे तो आपको वहां जो है राव बीका का वो दिखाएंगे कि जी वहां दर्पण है उनका, कि चांदी का दर्पण है, म्यूजियम में रखा हुआ है, कि इसमें जो है राव बीका अपना चेहरा देखते थे। लेकिन आज उसके अंदर चेहरा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो चेहरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इतने सालों में वो चांदी जो है उसके ऊपर ऑक्सीकरण होने के कारण रस्टिंग आ गई है, वो रफ हो गई है सरफेस, उसके अंदर आज चांदी में चेहरा दिखाई नहीं देगा। पहले दिखाई देता था, वो 15-20 दिन तक चमक रही और वो डल हो गई। जैसे आप नए नए बर्तन लेके आते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखें, नए बर्तन, नई थाली जो बनाई थी वो कैसे बनाई थी, तो थाली को उसको स्टील को पिघला के और फ्रेमिंग में डाल के और उसको बाहर निकाला, और जैसे ही ठंडा हो गया तो उसकी पैकिंग कर दी हमने, और पैकिंग उसके ऊपर प्लास्टिक लगा दिया और रैप करके दुकानों पे भेज दिया जी।
इसका मतलब ऐसे टाइम तक हमने उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने दिया। जब आप घर पे लेके आते हैं तब वो थाली आपको चमकती हुई दिखती है, तब तक उसके ज्यादा ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं थी, उसके अंदर आपको चेहरा दिखता है, लेकिन 10 दिन 15 दिन के बाद में उसके अंदर चेहरा दिखाई देना बंद हो जाता है। कारण कि उस सतह का आप धीरे धीरे ऑक्सीकरण होना शुरू हो गया है, उसकी चमक धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। रोजाना साफ कर रहे हैं आप उसको तो उस पर जंग तो नहीं लगेगा, स्टील पर जंग लगता भी नहीं है, लेकिन वो चमक बरकरार नहीं रहेगी। तो जो टीवी में ऐड दिखाते हैं आपको, ये सब मूर्ख बनाने के तरीके हैं कि जी ये बर्तन लगाओ और ये साबुन घिसो और ये बन जाएंगे, तो ये सब ऐसा फॉलो नहीं होता है। हाँ, ये है कि पहले उस पर नियमित परावर्तन हो रहा था, पहले वो पूर्ण परावर्तक पृष्ठ थी, अब उस पर अनियमित परावर्तन हो रहा है कि प्रकाश आ तो रहा है लेकिन हो सकता है टकरा के किसी भी दिशा में चला जाए, वो पूर्ण परावर्तन नहीं करेगा। जो वस्तु पूर्ण परावर्तन करेगी वो आपको प्रतिबिंब दिखाएगी, जैसे दर्पण में दिखाती है। तो अब दर्पण कैसे बने भैया? तो दर्पण उन्हीं धातुओं से बनाए गए। तो ध्यान दें, थोड़ा सा एक लॉजिक और समझे कि उस चांदी को आपने पिघला तो लिया, राजा महाराजा लोगों ने पिघला लिया, देख लिया उसमें काम। हमने क्या किया, इस पिघली हुई चांदी को बचाने के लिए दो तरीके लगाए। एक तो ये तरीका कि इसके आगे ग्लास लगा दें और अंदर हवा वैक्यूम कर दें, अंदर कोई हवा ही नहीं रहे, इसके आगे ग्लास लगा दें ऐसे, और ग्लास लगा के हमने अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स बना दी। उसमें भी क्रोमियम यूज करते हैं, क्रोमियम की आपने मोल्डिंग बना रखी है, बीच में बल्ब है और इसके ऊपर ऐसे ग्लास लगा हुआ है। वो जो ग्लास है वो अंदर क्रोमियम पर हवा टच नहीं होने देता, और जब तक क्रोमियम पर हवा नहीं जाएगी तब तक उस सतह का, अंदर वाली सतह का ऑक्सीकरण नहीं होगा और वो पूर्णतः चमकदार बनी रहेगी। तो इस वजह से आपने देखा होगा, जिस किसी की गाड़ी की हेडलाइट अगर टूट जाती है तो उन्होंने ये सीख रखा है कि जी हेडलाइट टूटते ही टेप लगा दो, बस बंद कर दो इसको। क्यों लगा दो उसका रीजन उनको पता नहीं। तो बेसिकली क्या करना चाहिए, टेप जब लगा देंगे तो अंदर ऑक्सीकरण नहीं होगा, चमकदार सतह वैसी बनी रहेगी, लेकिन फिर भी टेप से ऐसे आप हवा को पूरी तरह नहीं रोक सकते हो। तो हेडलाइट्स का महंगा होना वो डिपेंड कर रहा है कि क्रोमियम चमकदार कितना है, क्रोमियम की बनी हुई है वो। एक तरीका तो ये कि उसके आगे ग्लास लगा के उसको रोक ले। दूसरा तरीका कि ये चांदी है, चांदी के ऊपर कांच चिपका दो, कांच चिपका दो। कांच है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, कांच के आर पार आपको दिखाई देता है। तो यहाँ अगर कांच चिपका दूंगा तो इस तरफ तो कांच आ गया, पीछे की तरफ यहाँ चांदी है, ये चांदी है, अंदर वाली ये सतह, ये चमकदार सतह, इसका कभी ऑक्सीकरण नहीं होगा। इस सतह का हो सकता है, तो इस सतह पर हमने पेंट कर दिया, कोई भी लाल नीला पीला पेंट कर दिया। तो एक चीज ध्यान दें, आपके घरों में जो चांदी जो दर्पण आप देखते हैं वो बेसिकली रजत जो है लेपित दर्पण होते हैं, उसके ऊपर चांदी की ही पॉलिश है। तो चांदी के ऊपर कांच चिपकाओ या कांच के ऊपर चांदी की पॉलिश कर दो, बात तो एक ही है। तो आपके घरों में जो कांच है वो क्या है, जो दर्पण है जो, वो बेसिकली इसी कांच के ऊपर चांदी की पॉलिश की हुई है। तो पॉलिश करते ही उसकी एक पतली सी परत बन जाएगी और उस परत के अंदर की तरफ, इस तरफ तो कांच आ गया और दूसरी तरफ हमें उसका ऑक्सीकरण होना संभव है, तो हमने इसकी तरफ पेंट कर दिया जी, और वो पेंट किसी भी कलर का कर दो, तो ये पेंट करते ही एक पतली परत तैयार हो गई। अब ऑक्सीकरण संभव नहीं है, अब हम भी राजा महाराजा जितने अमीर हो गए, वो तो फिर भी 15 दिन में उनको नया बनाना पड़ता था, हमें तो 15 दिन की भी आवश्यकता नहीं है, हमारा तो दर्पण सालों साल चलेगा। तो हमने उसके तरीके ढूंढ लिए कि उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक की जो है आज तक की क्लास में, यहाँ तक की डिस्कशन में आपने परावर्तन पढ़ लिया, छाया और छाया के प्रकार कितने होते हैं ये पढ़ लिए, दर्पण का बनना क्या है वो हमें समझना जरूरी था। हमने दर्पण के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम समतल दर्पण को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे और दर्पणों के एक दो प्रकार पढ़ेंगे, और समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, कितने प्रकार के बन सकते हैं, इस पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।